बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 7 थेस कहानी लेके आया हूँ। इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है फणीश्वरनाथ रेणु? जो सिरचन के बारे में बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही मार्मिक कहानी है। आप सुनकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे ना। और सब्सक्राइब करने के बाद में बताएंगे आगे क्या करना है, समझे ना। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, समझे ना। आइए इस कहानी को पढ़कर समझते हैं कि आखिर सिरचन को लोग काम चोर काहे समझते थे, उसको चटोर काहे समझते थे, समझे ना। सिरचन एक समय में कैसा कारीगर था, उसके बारे में जानते थे। उन्होंने मानू दीदी के लिए क्या किया, लेखक के लिए क्या, उसकी माँ के लिए क्या किया, इस सब के बारे में आज जानते हैं। आइए देखते हैं। कहता है कि लोक मन को मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वरनाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। कहाँ की प्रभावी वर्णन है? तो मिथिलांचल की प्रभावी वर्णन है। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं को मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना और रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधरता को समझाने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी, खूबसूरती, घटनाएं एवं संवेदना की दृष्टि से यह कहानी कैसा है? उल्लेखनीय है। यह कहानी कैसा है? उल्लेखनीय है। आज आइए अब समझने का स्टार्ट करते हैं कहानी को। देखिए, कहता है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। मतलब गांव में किसान की गिनती में तो सिरचन कभी आते ही नहीं थे। पता नहीं क्यों नहीं आते थे, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को, तुरंत टेंशन मत लीजिए। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता। सिरचन को क्या होगा, उसे बुलाकर दूसरे खेत में पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब सिरचन कहीं हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा और पगडंडी पर तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी करने की बात करेगा। अब गांव के लोग कहते क्या होगा सिरचन को बुला के, जब 1/3 खेत का काम हो जाएगा तब सिरचन कहीं खुरपी से हाथ में खुरपी को डुलाते हुए आएगा और नाप तोल के काम करेगा। ऐसे व्यक्ति को कौन काम पे रखेगा? ऐसा गांव के लोग समझते थे। लेकिन ये देखिए, अभी ये तो अभी की बात है ना, इससे पहले की बात देखिए क्या होता है, समझे। देखिए आज सिरचन को, आइए देखते हैं अब आगे आगे देखिए क्या कहता है कि आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मुरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बनी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे बल्कि उसकी खुशामद करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवा कर भेज दो। मतलब भले आज सिरचन को आप काम चोर कर, लेकिन एक समय ऐसा था जब सिरचन के पास बड़े बड़े बाबू खुशामद करते थे काम करने के लिए, समझे ना। खुशामद करते, लाइन लगे रहते थे, समझे ना। पंक्ति में खड़े रहते थे कि भाई चलिए एक दिन कर दीजिए भैया जी, मेरे भैया का चिट्ठी शहर से आया है, बस एक दिन कर दीजिए। बताइए, भले आज कह लो, लेकिन एक समय था, सबका एक समय होता है। कहता है मुझे याद है कि मेरी माँ जब भी मुझे सिरचन को बुलाने के लिए कहती थी तो मैं पहले पूछ लेता था भोग क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता। कभी ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से खाटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा? मतलब कि एक बार क्या हुआ था, पंचानंद के चौधरी के छोटे लड़के को लेखक के सामने ही डांटते थे। कौन? सिरचन। कहता कैसी तोरी भाभी सब्जी बनाती है, खाट कर तरकारी परोसती है, लगता है उसमें इमली का रस डाल देती है, तब जाके कढ़ी बनाती है। पता नहीं तुम्हारी भाभी ये कहाँ से सीखी है, समझे ना। ऐसा उसको बेपानी कर दिया, मतलब बेइज्जती कर दिया, समझे ना। अब देखिए, इसलिए सिरचन को बुलाने के लिए पहले मैं माँ से पूछ लेता था कि माँ बताओ सिरचन को क्या सब खाने में दोगी। सिरचन को देखने ही माँ हुरस कर कहती आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही हूँ तो तुम्हारी याद आई है। घी की डाल यानी खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है। देखिए, सिरचन को खखोरन के साथ चूड़ा बहुत पसंद था, समझे ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। मतलब कि बड़ी बेटी की ननद जो है वो रूठी है, किसके लिए? मोती की शीतल पार्टी के लिए। वो किसे बनाना है? वो सिरचन को बनाना है। किसे बनाना है? सिरचन को बनाना है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता, घी की सेंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ भाभी, मतलब आ रहा हूँ भाभी आप काम करने के लिए, सुने। अब देखिए, कहता नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती। सिरचन कहता इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन आपके लिए मैं दौड़ता चला आया हूँ, क्योंकि घी का खखोरन और चूड़ा तो मिलने वाला है, इसीलिए तो आना है, समझे ना। अब आगे आइए, आगे देखिए आगे क्या कहता है।
कहता है सिरचन जाति का कारीगर है। जाति का क्या है? कारीगर। सोचे पूछेगा सिरचन जाति का क्या है? तो कहेगा कारीगर। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा आती तो वो गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता था और फिर किसी दूसरे से करवा लो आजा, ऐसा कहकर सिरचन मुँह जोर कामचोर है। मतलब कि मुँह जोर है लेकिन कामचोर नहीं। देखिए सिरचन अपने काम में ऐसा तन्मयता होकर करता है कि अगर कोई उसको काम में बाधा डाल देता है तो गेहूं सांप की तरह फुफकार काट उठता है, समझा ना। और कहता है कि जाओ ये काम दूसरे से करवा लेना, मैं ये काम नहीं करूंगा। सिरचन मुंह जोर है, मतलब कि बोलता है बिल्कुल मुंह पे, लेकिन काम चोर नहीं है। इसमें काम बिल्कुल फर्स्ट क्लास करता है। कौन? सिरचन, समझे ना। अब देखिए कहता है कि बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला मजदूरी है। दूध में कोई मिठाई ना मिले लेकिन किंतु बात में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं करता है। मतलब कि कहता है कि दूध में भले मिठाई ना मिले, चीनी ना मिले, समझे ना, तो कोई बात नहीं से चलेगा, लेकिन बात में अगर झोल पड़ गया थोड़ा सा भी, समझे ना, तो ये एक रत्ती भी बर्दाश्त नहीं करते थे। कौन? सिरचन। इसको मतलब कि बातों का भी कारीगर इसको कहा जाता है। देखिए सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, लेकिन तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। मतलब कहता है कि अगर सिरचन को बुलाना है तो तू एकदम दही वाली, मतलब कि बघारी हुई तरकारी लाइए, दही की कढ़ी लाइए, मलाई वाला दूध लाइए, इन सब का प्रबंध कीजिए। सिरचन देखिए हुजूर हुजूर करते करते जी हिलाता डुलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म कर देगा। मतलब कि खाने पीने में चिकनाई होनी चाहिए, इसको खाना पीना बेहतरीन चाहिए, समझे। खाना पीना अगर चिकनाई नहीं हुआ तो काम को अधूरा छोड़ के भी भाग जाएगा। कहता है कि आज तो अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। मतलब किसी दिन माने कभी नहीं। अगर सिरचन कभी कोई काम को कहता ना कि छोड़ दो आज नहीं कर पाऊंगा, किसी और दिन आके कर दूंगा, तो समझ लो कि अब वो काम कभी नहीं होने वाला है सिरचन से, बल्कि दूसरे किसी से करवाना होगा, लेकिन सिरचन कभी नहीं अब वो काम करेगा, समझे। अब देखिए मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाठी, मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाठी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोधे, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं कर सकता। मतलब कि सिरचन देखिए क्या क्या कर सकता है, समझे ना। ये भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी को बड़े बड़े जाले बना सकते हैं, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी बना सकते हैं, और ये ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो गाँव में कोई और नहीं जानता है और कोई और नहीं कर सकता है। यह दूसरी की बात है कि अब गाँव में ऐसा कामों को बेकाम समझते हैं। मतलब कि अब ये अलग बात है कि अब ऐसे कामों को लोग क्या समझते हैं? बेकाम समझते हैं। आधुनिक युग आ चुका है तो लोग मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहता बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने का कोई ज़रूरत नहीं था, बस पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना फटा कपड़ा वो दे दो, विदा कर दो, वो कुछ और नहीं बोलेगा। मतलब पहले ज़माना में क्या होता था कि आप किसी से काम करवाइए, उसको पेट भर के बढ़िया खाना खिला दीजिए और आधा पका कोई कपड़ा दे दीजिए, फटा पुराना कोई भी कपड़ा दे दीजिए, आपका इच्छा करे, वो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप क्या होगा? चल जाएगा, चुपचाप क्या होगा? चल जाएगा। अब देखिए कहता कि कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसा बात नहीं। सिरचन को बुलवाने वाला जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारीगर है। सिरचन बात करने में भी क्या है? कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी, महाजन टोले के वो भज्जू महाजन की बेटी, सिरचन की बात, महाजन टोले के वो भज्जू महाजन की बेटी थी, वो क्या हुई? सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। ठहरो मैं अभी माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात का मतलब भज्जू महाजन की बेटी थी, मतलब सिरचन मुँह पे ही खराब बात बोलते थे, बेइज्जती कर देते थे, समझे ना। इसलिए ये बोलती है भज्जू महाजन की रुको अभी मैं अपनी माँ के जाके कहता हूँ, तक जाओ करो, क्या दिक्कत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझे। तो बड़ी बात है कि बिटिया बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियां का काम सिर्फ खसारी भी कर सकता है। खसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाएगा भला? मतलब बताइए खसारी का सत्तू खिला के सिरचन से काम करवा रहा था, इसीलिए बोल दिया। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बहूनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मतलब कि ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बहूनी, बताओ कोई खेसारी का सत्तू पीस कर खिलाकर कोई काम करवाता है, समझे ना। ऐसा कहता है। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, लेखक कहते हैं उस बार मेरी छोटी सबसे बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार वो ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने
पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं है। 3 जोड़ी फैशन वेल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टी के बिना आएगी तो मानू भाभी ने हंसकर कहा कि बैरंग वापस, इसीलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखिए मतलब कि मानू जो थी इसकी दुल्हा ने पहले ही खत लिखकर बड़े भाभी को कह दिया था कि मानू के साथ मिठाई की पतीली आवे ना आवे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है, बस 3 जोड़ी फैशन वेल चीक की पार्टी ज़रूर आनी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा, वरना ठीक नहीं होगा। अब देखिए इसलिए सिरचन को 1 सप्ताह पहले बुलाकर काम कराने वाले थे, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता कि सिरचन इस बार नई धोती दूंगी, मतलब कि सिरचन कहता कि इस बार नई धोती दूंगी, मोहर छाप वाली धोती दूंगी, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाला देखते ही रह जाए। मतलब कि लेखक की माँ कहती है इस बार तो मैं मोहर छाप वाली धोती दूंगी, काम ऐसा करो कि देखने वाले क्या रह जाए, देखते रह जाए, समझे। पान जैसी पतीली छुरी के बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मतलब कि सिरचन इतना मगन हो गया मानो जी काम करने के लिए और ऐसा बनाने लगा, ऐसा कि 1.5 हाथ का ही, कितना हाथ का बाबू रे, 1.5 हाथ का ही फैशन की चीज़ बनी। तो लोगों ने समझ लगा कि ऐसा चीज़ पहले कभी नहीं बना था, ऐसा चीज़ पहले कभी नहीं बना था, समझे ना, जो अभी बन रहा है। मंजली भाभी से रहा नहीं गया, मंजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ में बोल दी कि ऐसी जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो मैं भैया को खबर भेज देती। मतलब कि मंजली भाभी थोड़ा अलग टाइप की थी, समझे ना, जलनशील थी, जलनशील पदार्थ। वो कहती कि अगर मुझे पहले पता होता कि मोहर छाप वाली धोती मिलने से अच्छी काम होती है तो मैं भैया से पहले ही कह कर मोहर छाप वाली धोती भिजवा देती। अब देखिए अब क्या कहता है कि अब देखिए काम में व्यस्त शीर्षक के कानों में बात पड़ गई। अब लिखिए काम में व्यस्त था शीर्षक लेकिन उसके कानों में बात पड़ गई। बोला, सिरचन बोलता है मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ें नहीं बनती है बहुरिया। अब देखिए ठामे बोल दिया, कहा कि बहुरिया अगर आप मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी बस का कुर्ता भी देगी तब भी ऐसा काम नहीं होने वाली है बहुरिया। मानो दीदी की काकी जो थी, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी का दुल्हा अफसर आदमी है। कौन सा आदमी है? अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया, मंजली भाभी का मुंह लटक गया। ऐसा बात सुनकर मंजली भाभी का मुंह क्या हुआ? लटक गया। अब कहता कि मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं मुंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगा देखती है ना। मतलब अब कहता कि इसको रोज मिठाई खाने को मिलेगा ना, इसीलिए ये काम करता है। किस लिए काम करता है? रोज मिठाई खाने के लिए काम करता है। अब देखिए ये है लेखक, ये है सिरचन, ये लेखक की माँ है, समझे ना। अब देखिए अब रोज मिठाई खाने को मिलेगी। दूसरे दिन चीक के पहली पाँती में सात तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है ओंठ पर। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती है। चीक में सुतरी के फंदे डालकर उसने पास परे सूप पर निगाह डाली तो चियोरा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया सिरचन की। मतलब कि सिरचन अपने काम में जब व्यस्त होता था जीभ थोड़ा सा लटक जाता था। जब इसे भूख लगा तो आगे देखा तो सूखा चूरा था और उसमें गुड़ भी था। क्या था? गुड़ भी था, समझे। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई है। सिरचन के नाक के पास कितनी रेखाएं उभर आई है? 2 रेखाएं उभर आई है। दौड़कर माँ के पास गया और माँ सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चियोरा और गुड़। मतलब कि सिरचन को सिर्फ चियोरा और गुड़ किसने दिया है, समझे ना। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली मैं अकेले कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मंजली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी? मतलब कि सिरचन को बूंदिया नहीं दिया, केवल चियोरा और गुड़ दिया। मतलब चियोरा और गुड़ खाने में कितना अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा थोड़ी लगता है। अब देखिए कहता है बुनिया मैं नहीं खाता। सिरचन कहता है बुनिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चियोरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा अछूत के जैसा। कैसा? अछूत के जैसा। मतलब कि सूप के किनारे में पड़ा था तो उसको परे ही छोड़ दिया, अछूत की तरह। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भाव तन गई। मुट्ठी भर बुंदिया सूप में फेंक कर चली गई। अब देखिए मंजली भाभी थोड़ा सा टसगर है, समझे ना। वो क्या कि मुट्ठी भर बुंदिया ली और सूप में फेंक के चली गई। ऐसे कोई फेंकता है? समझे, फेंक कर चली गई, समझे, जो अच्छा नहीं। सिरचन ने पानी पीकर कहा मंजली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ से खोलकर बांटती हो क्या? अब देखिए सिरचन थामे बोलता कि हे बहुरानी, मंजली बहुरानी, कि आप मायके से मिठाई भी आता है तो उसी तरह हाथ फेंक कर खोलकर फेंक के भेजती हो क्या? अब देखिए उसको तो और चढ़ गया होगा गुस्सा।
बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी का नहीं है, ससुर के बात क्यों करेगा वो। मतलब देखिए बात यह कहता है कि यह जो मंजली काकी है वो उसको जाके समझाती है उसकी भाभी को कि छोड़ो ना, चाची समझाती है कि छोड़ो ना, छोटे जाति का व्यक्ति है, छोटे आदमी के साथ मुंह लगाएगा तो वो जैसे तैसे बोली बेकर, उसको बोलने का ढंग ही नहीं। छोटी जाति छोटी मुंह बोलता है, छोटी मुंह छोटी बात बोलता है, समझे। इसको नहीं है ससुराल की बात करने की क्या बात है, कोई जरूरत नहीं है बात करने का, समझे ना। मंजली भाभी माँ को दुलारी बहू है। मंजली भाभी जो है माँ की क्या है, दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदपुट्टी करने का क्या जरूरत है, जिस चीज़ की जरूरत है मुझसे को। मतलब माँ जो है मंजली भाभी को बहुत मानता है, तो कहता है तमक कर आया होगा कि तुम किसी से बदतमीजी मत करो, समझे, बटुकर बात मत करो, समझे, तुम्हें जो काम है काम करो, जो चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, समझे ना। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। अब देखिए सिरचन को बहुत गुस्सा आया, उसका गुस्सा से मुंह लाल हो गया और बांस में टंगे हुए अधूरे चीक के फंदे थे और उसे डालने लगा, उसे क्या क्या डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। मानू मतलब पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा जो था सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर सिरचन, दादा काम काज का घर है, पांच तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। अब मानो दीदी आई, पान का बीड़ा दे दिया सिरचन को, सुने, ताकि सिरचन काका टेंशन मत लीजिए, दादा सुने टेंशन मत लीजिए, रिश्तेदार का घर है, शादी ब्याह का घर है, समझे ना। इसमें 5 तरह का कुटुंब का घर है, 5 तरह का लोग आएंगे, 5 तरह की बात कहेंगे। आपको किसी की बातों पर ध्यान मत देना, बस आपको अपने कामों में मग्न रहना है। क्या करना है, अपने कामों में मग्न रहना है, दूसरे से मतलब नहीं रखना है। अब देखिए सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया और चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपने ओर अचरज से घूमकर देखा और कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए हैं। अब सिरचन जब पान का बीड़ा मुंह में लेके खा रहा था, कमरे से उसकी क्या हुए, वो उसकी चाची निकली तो देखकर अवाक रह गई। इसको ऐसा क्या दिया, लेके कौन दे दिया पान का बीड़ा, और ये कह देता उसको चाची को कि छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो हमें खिलाना। बेचारी और पिनक गई। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी, सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मसखरी करता है तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान का गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क उठा। मतलब पूरा चमका दिया, समझे। कहता कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम घर में भी मस्करी करते हो, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लग जाए, तुम घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, शर्म नहीं आती, तुम चटोर हो, मेरा कलेजा धड़क गया। कलेजा किसका धड़क गया, लेखक का धड़क उठा, समझे। कहता है बस सिरचन की उंगलियां में सुतलियां के फंदे, सिरचन की उंगलियां में सुतलियां के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में रखा, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मतलब इतना गुस्सा हुआ कि अपना सामान उठाया और चल जाएगा कि अब तो मुझे करना ही काम नहीं है, अब तो मुझे करना ही काम नहीं है। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेज कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता है, 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है, इस मुझौसे ने तो मुंह में लगाम है ना आंख में सील, पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीखें मिलेगी। बांतर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती। मतलब कहते कैसा आदमी है, 8 रुपये की मोहर छाप वाली धोती देती हूँ, लेकिन फिर भी यह मुझौसे के मुँह में लगाम नहीं है, आँख में सील नहीं है, समझे ना। गाँव के बहुत सारे औरतें सिर पर क्या करते हैं, गट्ठर लेकर गली में मारी फिरती है। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही और 7 तारों मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, छोटी जी छोटा मत कर, मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अब कहता कि मेले से खरीद कर भेज दूंगी, मानो तुम जी छोटा मत कर, समझे, जी छोटा मत कर। अब देखिए अब आगे क्या होता है। अब मानू को याद आई विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाती दी थी। माँ ने ससुरवाल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वो उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई, समझे ना। अब देखिए ये सब जो विवाह हुआ था शीतल पार्टी जो थी, समझे ना, माँ ने ससुर वालों ने ना जाने कितनी बार उसे खोल कर देखा होगा। और पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वो उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। बड़ी भाभी उठकर कहाँ चली गई, कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया,
देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, मतलब लेखक को देखकर बोला कौन? शेरचन कि बबुआ जी, अब नहीं कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटियों को भी ले गई अपने साथ। मतलब कि मेरी कथा कि शेरचन, मैं तो, मेरी पत्नी तो मरी गई, लेकिन बेटियों को भी ले गई। बबुआ जी, मेरे घर वाले जिंदा रहती तो मैं ऐसा दुर्दशा भोगता क्या? यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ कि अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मतलब कि गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी बहुत कदर होती थी, लेकिन अब नहीं हुई है, अब मैं क्या करूँगा? समझे ना? कहता मैं चुपचाप लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी और वह नहीं आ सकता। मतलब कि कलाकार यानी शेरचन के मन में बहुत बड़ा ठेस लगा और लेखक को समझ आ गया कि अब यह घूर कर वापस आने वाला नहीं है और यह काम करने वाला भी नहीं है। समझे ना? ऐसा लेखक को अनुभव हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब आगे कहता है कि बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन चीज का झालर लगाने लगी और वह बेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र ना लग जाए इसमें भी। मतलब कहता मंजली भाभी और चाची की नज़र ना लग जाए इसमें। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर, कहाँ पे? स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन शेरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने की जो हुआ कामचोर चटोर। समझे ना? अब देखिए गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजे बंद कर रहा था। मतलब कि लेखक जो थे अपनी बहन छुटकी को गाड़ी में चढ़ा के, ट्रेन में चढ़ा के दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए शेरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। दरवाजे के पास पुकारा कि बबुआ जी, बबुआ जी, क्या पुकारा? बबुआ जी। क्या? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। शेरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा और दौड़ता आया। दरवाजे खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मतलब शेरचन आया अपने सामान लाद कर, समय सचिव बना के, कहता कि मानू दीदी बबुआ कहाँ है, एक बार तो मुझे देखने दो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। शेरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर शेरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है। शीतल पाटी चीख और मतलब कि यह दे दिया और कहता कि यह मेरी, ये देखिए शेरचन है और ये नीचे में उसका सामान है। समझे ना? कहता कि एक जोड़ी कुश की गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी चलो, सब कुछ मानू दीदी को दे दिया और गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। शेरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए कि नहीं, अब नहीं, मुझे रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार मैंने देखा है। समझे ना? इससे देखिए कितना अच्छा शेरचन था, जिसको ठेस लगने के बाद, तकलीफ होने के बाद भी क्या करता है, उसके लिए वो सब बनाकर देता है। तब देखिए इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस खाने के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए पतीली मतलब क्या होता है? तांबे, पीतल आदि का ऊंचे किनारे वाला गोलाकार क्या होता है? बर्तन। पनियाई मतलब क्या होता है? ललचाई। पनियाई मतलब ललचाई। झाल मतलब कटोता यानी करवा। चीक मतलब क्या होता है? बांस की तीलियों से बना झीना पर्दा। नैनू मतलब मक्खन। शीतल पाटी मतलब चिकनी और पतली चटाई। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए यह कहानी, ठेस कहानी आपको कैसा लगा। और इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में करा देंगे। जब इसका पार्ट 2 आएगा, क्या आएगा बाबू रे? पार्ट 2 आएगा, तब इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तब इसका क्वेश्चन आंसर आएगा। धन्यवाद।